नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। एजी के प्रारंभिक रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग में उठ रहे सवालों पर जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कल सवाल उठाया और उसके ठीक पहले लगातार द फॉलो अप पे आप खबरें देख ही पा रहे होंगे कि कैसे अवैध तरीके से नियुक्ति, एम्बुलेंस टेंडर का आवंटन और दवा खरीद में जो अनियमितताएं पाई गई और जिस तरीके से रिपोर्ट में यह कहा गया कि घोटाले की बू है। इन सारे मसलों पे आज स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और उनके साथ एनएचएम के डायरेक्टर शशि प्रकाश झा जो है मीडिया के सामने आए और वो दरअसल इन्हीं तीनों मुद्दों पे खास करके बाबूलाल मरांडी ने जब से यह सवाल उठाया है उसका वो जवाब देने आए थे। लेकिन क्या वाकई में ये तीन सवाल जो एजी के प्रारंभिक रिपोर्ट में सामने आया है, क्या इन तीनों सवालों का जवाब स्वास्थ्य मंत्री ने दे दिया या फिर एनएचएम के डायरेक्टर ने वो जवाब दिया है, या फिर जो जवाब है वो पूरे तरीके से राजनैतिक है और जिस तरीके से स्पष्ट जवाब नहीं दे करके स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को हड़काया है, यह कहते हुए कि उन पे कोर्ट से कंप्लेन नहीं करके बल्कि थाने में एफआईआर करेंगे और जेल भेजेंगे। 7 दिनों का अल्टीमेटम बाबूलाल मरांडी को इरफान अंसारी ने देते हुए यह कहा है कि उनको बताना होगा कि एम्बुलेंस जिसको लेकर के सवाल खड़ा किया है बाबूलाल ने, यह कहा है कि 250 एम्बुलेंस खड़ा है एनएचएम के परिसर में, वो कहाँ है। आज इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे और चूंकि अगर आप झारखंड की खबरों पर, झारखंड के पूरे सिस्टम पर बारीक से नज़र रखते हैं, झारखंड के हैं और झारखंड में क्या कुछ घट रही है उन सब चीज़ों पे नज़र रखते हैं, तो ये लाइव आप काफ़ी गंभीरता से ध्यान दे करके सुनिएगा। आपको समझ में आएगा कि दरअसल सवालों को कैसे जो है किनारे लगा दिया गया दूरबीन दिखाते हुए। स्वास्थ्य मंत्री उस आधे घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ही बातों को हर 10 मिनट के बाद जो है खारिज करते हुए दिखाई पड़े। एम्बुलेंस के मसले पे एक तरफ वो बाबूलाल मरांडी के सवालों को गलत ठहरा रहे थे और कह रहे थे कि आकर के वो देख लें कि कहाँ पे एम्बुलेंस है। दूसरी तरफ उन्होंने एजी के रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ये जो प्रारंभिक रिपोर्ट में जो बातें आई है एम्बुलेंस का, वो ऑडिटर जो जांच कर रहे होंगे उनको दिख गया होगा और उन्होंने मेंशन कर दिया होगा। तो एक तरफ तो यह मान रहे हैं कि ऑडिट रिपोर्ट में ये बातें हैं और दूसरी तरफ उन्हीं सवालों को जब आवाज बाबूलाल मरांडी ने दिया तो उनको धमका भी रहे हैं। दूसरी तरफ दवा खरीद के मामले में उन्होंने बकायदा स्पष्ट कर दिया कि भाई चाहे वो दवा खरीद का मामला हो या फिर किसी को एक्सटेंशन देने का मामला हो, ये सारी चीजें अधिकारी करते हैं, मंत्री कहाँ करता है भाई। सीधे इसी तरीके का जवाब इरफान अंसारी ने दिया। लेकिन यहाँ पर ठहरिए, एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं कि मंत्री कहाँ कुछ करता है, सारा काम तो अधिकारी करता है, मंत्री को क्या लेना देना है, हमको बदनाम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ एक पुराने मामले को खुद से स्वास्थ्य मंत्री ने याद किया। वो मामला दरअसल ये था कि बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज के तकरीबन 5 से 6 महीना पहले आरोप लगाया था कि रांची के ही एक मुस्लिम परिवार को स्वास्थ्य विभाग में अनगिनत टेंडर मिल रहे हैं पूरे राज्य भर में। वो भी खबरें आपको द फॉलो अप पे बहुत पहले देखने को मिला होगा, आप देख सकते हैं जाकर के। उस खबर को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा कि भाई जो कंप्लेनेंट था वो बाद में मेरे पास खुद आया और बोला कि मंत्री जी चूंकि मुझे टेंडर नहीं मिल रहा था। यहाँ पे आप ध्यान देकर के सुनिएगा, एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि मंत्री कुछ नहीं करता है, सारा काम अधिकारी करता है, अधिकारी ही भाई दवा खरीद हो, एम्बुलेंस को टेंडर का मसला हो या फिर किसी का एक्सटेंशन का मसला हो, इसमें मंत्री को क्या लेना देना है।
यहाँ पे मंत्री जी की बातों को आप एक्सेप्ट कर लीजिए भी, तो आगे का लाइन पे जोर देकर के आपको गौर से सुनना होगा कि मंत्री जी यह बोल रहे हैं कि जब बीजेपी के तरफ से यह खुलासा हुआ कि रांची के एक ही मुस्लिम परिवार को टेंडर मिल रही है, तो जो कंप्लेनेंट था, जो खबरें मंत्री जी के मुताबिक जो खबरें यह सार्वजनिक कर रहा था, वो खुद दरअसल टेंडर चाह रहा था, उसको टेंडर नहीं मिल रहा था। कोई साहू नाम का व्यक्ति था, बाकायदा पूरा नाम मंत्री जी ने नहीं लिया, लेकिन इरफान अंसारी ने बताया कि कोई साहू नाम का व्यक्ति था जो बाद में मंत्री जी के पास ही गया और बोला कि चूंकि हमको टेंडर नहीं मिलता है, इसलिए हमने खीज में, गुस्से में आकर के जो है यह झूठ बात जो है बाकियों को बताया। तब मंत्री जी ने क्या कहा साहू से, इस पे अब आप गौर कीजिए। मंत्री जी ने कहा कि भाई अगर तुमको टेंडर चाहिए तो हमसे बोलते। अब देखिए, थोड़ी देर पहले इरफान अंसारी ये बोल रहे हैं कि मंत्री का कोई भूमिका ही नहीं है, दवा खरीद हो कुछ भी हो अधिकारी करता है। और जब साहू जी उनके पास गए तो साहू जी को मंत्री जी बोल रहे हैं, वीडियो आप जाकर के सुनिएगा, उस वीडियो में आपको स्पष्ट सुनाई पड़ेगी कि इरफान अंसारी बोल रहे हैं कि हमने साहू को कहा कि भाई जब तुमको टेंडर ही चाहिए था तो हमसे बोलते। अब इस चीज को कैसे समझा जाना चाहिए आप समझिए। बात अब जो सबसे महत्वपूर्ण इसके अलावे भी जो है वो शैलेंद्र श्रीवास्तव का जो एक्सटेंशन का मसला है, जिसपे एनएचएम के डायरेक्टर शशि प्रकाश झा ने भी स्पष्टता के साथ बात कही, लेकिन वो जो बातें बोल रहे थे, जाहिर सी बात है कि वो एक आईएएस अधिकारी हैं, वो बहुत संयमित और संतुलित तरीके से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम लोगों ने पहले इनको प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट के तौर पे इनकी नियुक्ति हुई थी, निकला था वैकेंसी, एक्सटेंशन देके 3 साल जब कंप्लीट हो गया तो बाद में फिर दूसरा पद पे इनको रखा गया है। डायरेक्टर साहब ने यह कहा कि एक दूसरा पद पे वैकेंसी एनएचएम ने निकाला था और चूंकि उस वैकेंसी के एवज में दूसरा लोगों ने फॉर्म ही नहीं डाला। आप यह खबरें जरूर देखते होंगे कि इसी देश में, इसी स्टेट में चपरासी की वैकेंसी के लिए जो पीएचडी किए हुए जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो फॉर्म भरते हैं, आवेदन देते हैं, कतार में लगते हैं कि किसी तरीके से कोई नौकरी लग जाए। लेकिन जो एनएचएम के डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि इस बार जो शैलेंद्र श्रीवास्तव की नियुक्ति हुई है, दरअसल एनएचएम ने एक वैकेंसी निकाली थी कॉन्ट्रैक्ट पे और उस पे किसी ने भरा ही नहीं। शैलेंद्र श्रीवास्तव अकेले आए तो उनको दे दिए। भाई अब हम क्या करते, इसको कैसे देखा जाना चाहिए, इस पे भी हम लोग बातचीत करेंगे। कुल मिलाकर के इस पूरे मसले पे भाजपा ने पलटवार भी किया है। भाजपा ने स्पष्ट रूप से जो है इरफान अंसारी के उन धमकियों का जवाब दिया है जिसमें इरफान अंसारी ने बाबूलाल को जेल भेजने की बात कही है। उस पे भाजपा ने कहा है कि आप इधर उधर का गीदड़ भभकी मत दीजिए, गीदड़ भभकी के अलावे जो सवालों का जवाब है वो दीजिए। तो क्या आज जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि तो क्या जो ये सवाल उठा है एजी के प्रारंभिक रिपोर्ट में, उसका आज जवाब मिल गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या फिर ये जो पॉलिटिकल जिस तरीके से कहानी जो गढ़ी गई, जो बताया गया, जो जवाब दिया गया, उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए? नहीं, देखिए, इरफान अंसारी पहला तो कह रहे हैं कि मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है टेंडर ठेका नियुक्ति किसी चीज में। तो उनको ये बताना चाहिए जब उनकी कोई भूमिका नहीं है तो उन पर कोई सवाल नहीं है। हाँ। फॉलो अप ने यह कभी नहीं कहा कि इरफान अंसारी ने अमुक व्यक्ति को टेंडर दे दिया, एम्बुलेंस में ऐसे उन्होंने एम्बुलेंस खरीदने का ऐसे निर्णय लिया, यह एजी कह रहा है। तो उनको एजी को जवाब देना चाहिए था नियम संगत तरीके से। तो वो अपनी भूमिका भी नहीं बता रहा है। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में इरफान अंसारी ने कहा है कि हम एजी को चिट्ठी लिखे हैं, हम पूछे हैं और संभवतः वो जवाब भी देंगे और देना ही पड़ेगा। वो तो देना ही पड़ेगा। देखिए, वो इरफान अंसारी क्या बोल रहे हैं, उनको पहले तो ढंग से बैठ के पहले अपने ऊपर विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए। अब वो जो बोल रहे हैं शैलेंद्र श्रीवास्तव का नियुक्ति का मामला, तो वैकेंसी दोबारा जो वैकेंसी निकली, मेरी समझ से पहली वैकेंसी निकाले आप उनकी नियुक्ति के लिए कंसल्टेंट के रूप में, तो उस समय वित्त विभाग का जो सर्कुलर है उसका अनुपालन हुआ। दूसरी बार जब आप वैकेंसी निकाले तो क्या आप वित्त विभाग के उस सर्कुलर का अनुपालन किए? और अगर तो बोला क्या जा रहा है सर, बोला जा रहा है कि भाई
अब वो पहले वाली व्यवस्था नहीं है, अब तो हम दूसरा पद पे रखे हैं, और वो भी क्या मात्र 35,000 सैलरी दे रहे हैं। सैलरी से कोई मतलब नहीं है। तो विभाग का सर्कुलर में किसी सैलरी विशेष के कर्मी की नियुक्ति के लिए वो आदेश नहीं है। वो हर स्तर के किसी भी कर्मी की नियुक्ति के लिए आदेश है। मेरा सवाल इरफान अंसारी से अब ये है कि पहली बार अगर उनकी कंसल्टेंट के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त विभाग के सर्कुलर का अनुपालन करना था, तो दूसरी बार भी अगर उसी तरह के पद पर उनकी नियुक्ति करनी है या किसी की नियुक्ति करनी है, तो वित्त विभाग के उस सर्कुलर का अनुपालन क्यों नहीं किया गया? सीधा सवाल। और हम फॉलोअप नहीं कह रहा है, एजी ने सवाल उठाया है वित्त विभाग के उस सर्कुलर को कोट करते हुए, उसके संकल्प और हाँ, ये सब तो ऑडिट रिपोर्ट में है भाई। तो फॉलो अप चला रहा है कि बाबूलाल मरांडी बोल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण थोड़े है। महत्वपूर्ण तो है कि एजी ने सवाल उठाया है। सवाल उठाया है और वो बाजाप्ता उस पत्र का, आदेश का जिक्र करते हुए कब नियुक्ति हुई थी, कब इनका कार्यकाल पूरा हुआ, कब इनको सेवा विस्तार दिया गया, सेवा विस्तार दिए जाने में क्या विसंगति हुई है, क्या पक्षपात हुआ है, और सबसे बड़ा सवाल का जवाब वो क्यों नहीं दिए इरफान अंसारी। एजी ने कहा है कि जो टेंडर के मूल्यांकन समिति में वो अनाधिकृत रूप से उसमें शामिल रहे हैं। ठीक है, किसी पद पर हो, शैलेंद्र श्रीवास्तव, तो मूल्यांकन टेंडर का जो तकनीकी मूल्यांकन का काम था उसमें वो कैसे शामिल हुए? और अगर शामिल हुए तो क्या एजी गलत कोट कर रहा है, गलत क्वेरी कर रहा है विभाग से? सवाल ये है। तो वो तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बहुत अच्छे आदमी हैं, तो ये हैं वो है, ठीक है। अब सरकार को भी देखना चाहिए, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भी देखना होगा कि वो जो बोल रहे हैं वो किस हद तक सही और गलत है। और गलत है तो अब सरकार को आगे का है कि इरफान अंसारी की बातों पर कितना भरोसा किया जाए। आप इरफान अंसारी की बातों को बोल रहे हैं कि कितना भरोसा किया जाए। उन्होंने तो बाकायदा बोला है कि भाई बाबूलाल मरांडी जो है बहुत हल्का आदमी है, झूठा आदमी है भी बोले हैं, और बोले कि उनको नॉलेज नहीं है, वो तो कुछ भी सवाल उठा देते हैं। पांडे जी, तो ठीक है, नॉलेज नहीं है तो आप उनका सवाल भी करेक्ट कर देते और जवाब भी। ठीक है, आपने कहा कि शैलेंद्र श्रीवास्तव की दूसरी बार नियुक्ति दूसरे पद पे हुई है, लिहाजा इसको एक्सटेंशन नहीं माना जाए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही हुआ। ठीक है, मान लिया जाए। तो सवाल ये है कि दूसरे पद पे भी जब नियुक्ति होती है तो वित्त विभाग का एनओसी लेना पड़ता है, नहीं राय तो इसका जवाब मंत्री ने दिया है। हाँ। और बोले कि भाई क्लर्क और चपरासी के लिए भी हम मुख्यमंत्री के पास जाएं। चपरासी तो मेरे तक नहीं मामला है। नीचे पद होता है तो भी लिया जाता है। देश के किसी भी राज्य में ऐसा कानून अलग अलग संवर्ग के लिए अलग अलग नहीं होता। आईएएस का सिर्फ ये होता है वो केंद्र को भेजा जाता है, चूंकि वो वहां के पदाधिकारी हैं। बाकी राज्य में जो प्यून का नियुक्ति की प्रक्रिया होती है, जो मान लीजिए क्लर्क की नियुक्ति प्रक्रिया होती है, और वही कानून सबके लिए लागू होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ उसको नियुक्त करने वाला बॉडी अलग होता है, किसी को एसएससी करेगा, किसी को कॉर्पोरेशन करेगा, किसी को जेपीएससी करेगा, पर नियम शर्तें एक ही जैसी होती है। ये नहीं कि कॉर्पोरेशन कर रहा है तो किसी को रख लो, पहले वित्त विभाग से आपको तो लेना क्या वजह हो सकती है? मान लिया जाए कि मंत्री अड़े हुए हैं। हाँ। और शशि प्रकाश झा जो एनएचएम के जो डायरेक्टर हैं, और फिर तो प्रोक्योरमेंट सेल के भी आपको प्रभार में मिल गए एमडी, उन्होंने जो कहा हूबहू इसको सुनिएगा, जो दर्शक देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे। बोले कि देखिए शैलेंद्र श्रीवास्तव को भाई अब हम 35,000 का सैलरी पे सिर्फ रखे हैं, वो पहले जैसी व्यवस्था में नहीं है। इसके बाद का महत्वपूर्ण लाइन बोल रहे हैं शशि प्रकाश झा, वीडियो लगी है फॉलो अप के चैनल पे, आप देख सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि वो अब उस तरीके का कोई काम नहीं कर रहे हैं। मतलब कि ऑडिट में जो एजी ने सवाल उठाया कि भाई गलत तरीके से टेंडर प्रक्रिया में जो है तकनीकी मूल्यांकन समिति में वो गलत तरीके से उसमें शामिल रहे हैं, ये ऑडिट में सवाल उठा है। तो क्या ये जो शशि प्रकाश झा हैं एनएचएम के डायरेक्टर,
क्या वो अब ये बोल रहे हैं कि भाई अब तो 35,000 में काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए तो वो अब उस तरीके का कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो बाकी करने दीजिए फिर जो कर रहे हैं। नहीं, अब वो बोल रहे हैं हाँ। कि पहले वो करते थे हाँ, गलत ढंग से, माने हाँ, एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, अब नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो पहले नहीं, वो हाँ, अब हाँ। दूसरा पद है लीगल कंसल्टेंट वाला। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई लीगल कंसल्टेंट है, चूंकि एलएलबी ही थे, एलएलबी हम लोग मांगे भी थे, हम लोग और शर्त लगा देते हैं कि 10 साल का सेम एक्सपीरियंस चाहे वो। तो हमारा ये कहना है कि ठीक है, विभाग को ये बताना चाहिए ना कि बस बिल्डर को आप एम्बुलेंस बनाने का काम दे दीजिएगा। आप ही का शर्त था कि 20 करोड़ का टर्नओवर हो, आप 8.5 करोड़ वाले टर्नओवर को काम क्यों दे दिए हैं? एजी ने ये तो पूछा है। हम पहले थोड़ा शैलेंद्र श्रीवास्तव वाले मामले को क्लियर करें, फिर एम्बुलेंस पे जाएंगे, एम्बुलेंस पर आएंगे। जैसे उनका कहना है कि वो पहले प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट थे, अब चूंकि एलएलबी के कारण लीगल कंसल्टेंट संभवतः हुए, तो एजी ने उनके लीगल कंसल्टेंट के रूप में किए गए कार्यों पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया है। एजी ने उनके प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट के रूप में अवैध रूप से, अनियमित रूप से, अनैतिक ढंग से तकनीकी मूल्यांकन समिति में उनके इन्वॉल्व रहने पर सवाल खड़ा किया है। तो शशि प्रकाश झा को यह स्पष्ट करना चाहिए, जिस समय वो प्रोक्योरमेंट के कंसल्टेंट थे, उस समय तकनीकी मूल्यांकन समिति में किस रूप में शामिल होकर टेंडरों के फाइनल करने में या उसका मूल्यांकन करने में वो शामिल रहे? और अगर उस समय वो शामिल रहे और वो गलत था, तो क्यों नहीं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई? उनको फिर से नए सिरे से दूसरे पद पर कैसे रखा गया? दूसरे पद पे इसलिए रखा गया सर कि वो जानकार हैं, उनको मालूम है कि कैसे क्या करना है। तो व्यवस्था को तो वही चाहिए ना जिसको जानकारी हो। सिस्टम इरफान अंसारी ने कहा कि भाई वो अच्छा काम कर रहा है तो हम सेवा लेंगे। बिल्कुल सेवा लीजिए, वेबसाइट पे भी पढ़ लीजिए, आप ही के विभाग का वेबसाइट है, अभी भी शैलेंद्र श्रीवास्तव को कहाँ दिखाया जा रहा है। ठीक है, आप वेबसाइट मान लीजिए कि थोड़े देर के लिए अपडेट नहीं किए, हम मान लिए। तो जब जिस काम के लिए उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, एजी ने कहा उस काम को ना करते हुए ये तो टेंडर मैनेजमेंट कमेटी में हिस्सा काम कर रहे थे, वो अवैध है। अभी का नियुक्ति का लेकर थोड़ी कि लीगल एडवाइजर आप रखे हैं 35,000 फिक्स है तो हम 35,000 दे रहे हैं, अभी का तो हुआ ही नहीं है कोई चर्चा। जब आप डीएसपी थे तब आपने घोटाला किया था, अब आप एसपी हो गए तो उस पर सवाल नहीं है। सवाल ये है कि उस समय जब नहीं, उस पे भी सवाल है, उस पे भी एजी ने सवाल उठाया है, इनके फिर से जो एक्सटेंशन मिला है। हाँ, तो वो विभाग अब कह रहा है कि हम एक्सटेंशन नहीं किए, हम फिर से वैकेंसी निकाल तो अब जवाब दिया जाएगा ना स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। हाँ, उस जवाब से एजी कितना संतुष्ट होगा, जो ऑडिटर जो होंगे, वो जो जांच कर रहे होंगे, वो अपना देखेंगे, वो तो उनका काम है। बिल्कुल, ये ऐसा ही है नियम कि एजी ने जो प्रारंभिक जांच की, उसके बाद अब विभाग को सवाल का जवाब देना है। अब सवाल का जो जवाब देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी को संतुष्ट करना और ऑडिटर को संतुष्ट करने में अंतर होता है। ठीक है, तो असली परीक्षा उनकी वहीं पे होनी है। अब एम्बुलेंस वाले मसले पे लौटते हैं। एम्बुलेंस से संबंधित जो खबरें हमने दिखाई और उस मसले पे खास करके बाबूलाल मरांडी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उस पे जो उन्होंने जो सवाल उठाया, और इरफान अंसारी ने बाकी सारे सवालों को खारिज करके एक पॉइंट पे जो है वो उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है सीमित हो गया कि कहाँ है वो खड़ा, जो बोला जा रहा है कि एम्बुलेंस खड़ा करके रखा हुआ है। अरे भाई, वो सवाल तो बाकायदा ऑडिट में उठाया गया है। देखिए, वो कहाँ खड़ा है, वो जब बता रहे हैं कि कहाँ खड़ा है, बाबूलाल जी पर भी वो अटैक किए इस मुद्दे को लेकर। तो एजी ने जब उनसे पूछा, जो पहले जो 206 एम्बुलेंस खरीदे गए, आप किस जिले में उसको तैनात किए हैं, किन किन जिलों में उनको संचालन हो रहा है, क्यों नहीं उस समय एजी को उन्होंने रिपोर्ट दी? उस समय उनको बताना चाहिए जो नहीं, एनआरएचएम में नहीं है, ये 24 जिले में अमुक जिले में इतने एम्बुलेंस, अमुक जिले में इतने एम्बुलेंस वहाँ दिए गए हैं। तो एजी क्यों लिख देता? तब तो एजी अंधा है, उसको नहीं दिखता है। एजी ने लिखा कि एनआरएचएम के परिसर में वो एम्बुलेंस बेकार पड़ा हुआ। अच्छा, यहाँ भी आप देखिए कि मतलब किस तरीके की तैयारी के साथ आए थे मंत्री जी, कि बाकायदा वो ये बोल रहे हैं कि अरे भाई एजी
जांच के दौरान उसको दिख गया होगा खड़ा एम्बुलेंस, तो लिख दिया, और उसके बाद वो फिर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि बाबूलाल को देखना चाहिए कि यहाँ नहीं है। इस नहीं सवाल नहीं को नहीं किनारे भी नहीं कर दिया नहीं, जाए। पांडे सवाल जी मैं दूसरे, किनारे नहीं, बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है। जब एजी गए ऑडिट करने, उस समय का कई मीडिया चैनल का टीवी फुटेज आज भी पड़ा हुआ है एनएचआरएचएम में, सारे बसे दर्जनों स्टोरी हाँ, है जो दिख ठीक जाएगा है। यूट्यूब पे। अब उन्होंने कहा कि क्यों हम कह रहे हैं खड़े हैं, एक तो फोटोग्राफ्स है, ठीक है, दूसरी बात कि अगर कहीं जिला में गाड़ी गया तो हर गाड़ी का एमबी बुक होता है, तेल जलेगा ना तब ना चलेगा गाड़ी, हवा से तो नहीं चलेगा। तो पेट्रोल में कितना खर्च हुआ, डीजल में, ये बता दीजिए, एमबी बुक कितना किलोमीटर रन हुआ। दूसरी बात, उसका कोई डाटा नहीं है। अगर यहाँ से विभाग ने किसी जिले में या किसी अस्पताल में या कहीं भेजा, उसका कोई लिखित होता है प्रमाण, वो नहीं दिया। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जब ये सब नहीं हुआ तब भी अगली बार इंश्योरेंस के पेमेंट किए गए, और तब विभाग ने ये एजी ने ये पूछा कि जब पहले का उपयोगिता प्रमाण पत्र है ही नहीं तो नया खरीदने की आवश्यकता क्या है, सवाल ये भी था। ठीक है, इसके अलावे भी कई सारे सवाल हैं एम्बुलेंस से जुड़ा हुआ। जैसे कि उस रिपोर्ट में पूछा गया कि भाई जब एम्बुलेंस टेंडर, जब ये जो मूल बोली में जो शामिल कंपनी थी वो बस बनाने वाली कंपनी थी, बाद में आप उसको जोड़वा दिए, बाद में जोड़ा गया सनातन एम्बुलेंस बॉडी बिल्डर्स के नाम से। दूसरा कि जो एक मानक तय किया गया था कि तकरीबन 20 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, वो भी मानक को फुलफिल नहीं किया। महज 8 करोड़ रुपया जिसका टर्नओवर था उसको आपने ये टेंडर दे दिया, आपके विभाग ने दे दिया। ये सब तो सवाल बकायदा उस प्रारंभिक रिपोर्ट में है। अब हाँ, ये भी सही है कि आपको जवाब देने का मौका है तो आप जवाब दीजिए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो घुमाया गया एक तरीके तो से। बाबूलाल ने यही ना पूछा कि वो कौन सी मजबूरी थी या कौन सा जरूरत था कि जब आपने एक टेंडर निकाला तो टेंडर क्या होता है, शर्त को जो फुलफिल नहीं कर रहा उसको भी आप काम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप खुद मांगे थे कि 20 करोड़ होना चाहिए, 8.5 करोड़ 8.25 करोड़ वाले के टर्नओवर को आपने काम दे दिया। तो ऐसा कौन सा लस्ट था, ऐसा क्या था उस कंपनी में, एजी ने वही पूछा है जो ये सारे सवाल पूछा गया, जवाब जो मिला उससे मतलब आप सुने, आपको लगा कि जवाब मतलब स्पष्ट है? देखिए, 2-3 तरह से जवाब दिया जाता है, एक एकेडमिक बहस, एक पॉलिटिकल बहस और एक सवाल सीधा जवाब। ये ना तो उस रूप में लिया जाए, इसको सिर्फ पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि बाबूलाल राज्य के नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर इल्जाम चस्पा किया, एजी के प्रारंभिक रिपोर्ट को आधार बनाया, इसलिए आज उनके सवालों का जवाब देने स्वयं मंत्री जी मतलब पहुंच गए, पर तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी। अच्छी बात कम से कम ये है कि स्वास्थ्य मंत्री ने ये नहीं कह दिया कि ये रिपोर्ट ही जो है, रिपोर्ट को ही खारिज नहीं किया, कम से कम रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया और बोले कि बाबूलाल पे एफआईआर करेंगे वो थाने में, तो करना चाहिए उनको। दवा एक अंतिम जो पॉइंट है कि दवा खरीद वाले मामले पे, हालांकि दवा खरीद वाले मामले पे भी शशि प्रकाश झा ने यह स्पष्ट किया कि जो गायब दवाओं की जो बातचीत है, जो रिपोर्ट में बात सामने आई है, उसको वो डाटा एंट्री से जोड़ करके बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि वो एंट्री लेवल पे कुछ गलतियां हुई है, उसको वो दिखवा रहे हैं। देखिए, दवा खरीद के मामले में जो सबसे मूल सवाल है जिसको इरफान अंसारी को जवाब देना चाहिए और शशि प्रकाश झा को भी जवाब देना चाहिए, स्पष्ट जवाब तो नहीं दिया, सवाल खत्म कर दिए जवाब देकर। नहीं, जवाब का मतलब वही स्पष्ट और तथ्यात्मक ढंग से जवाब। देखिए, कॉरपोरेशन जो है वो सीटेट कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया था, इसको समझिएगा तो पूरा दवा का खेल समझ में आ जाएगा। ये समझौता ये था कि वो सीडेट कंपनी क्रय की हुई दवाएं और किस हॉस्पिटल में कौन सी दवा गई है और वहाँ आज अभी कितना दवा खर्च हो गया है, इसका वो ऑनलाइन डाटा उपलब्ध करा। एजी ने इस ऑनलाइन डाटा को ही मांगा जो नहीं दिया, और उस सीडेट कंपनी को 3 करोड़ 26 लाख रुपया भुगतान किया गया था ये सुविधा प्रदान करने के लिए। तो जब ट्रैकिंग नहीं होगा तो आपको दवा
आपका जो स्टोरेज है उसकी जो खामी है वो आपको पता नहीं चलेगा, तब आप घालमेल कीजिएगा अपनी बातों से। तो हम एजी ने जो सवाल खड़ा किया है, जो सीधे कंपनी के साथ जो हुआ समझौता ऑनलाइन ट्रैकिंग का, दवा कहाँ किस हॉस्पिटल में कब कितनी और किस एक्सपायरी डेट का दवा उपलब्ध है, ये आप बताइए। तो वो नहीं दिया विभाग ने। दूसरा जो सवाल वो खड़ा किया कि 17 लाख यूनिट रिकॉर्ड में आयरन टैबलेट का गायब है, उसी तरह 24 लाख दवा जो है वो एक्सपायरी दवा है जिसकी क्या कीमत है यह भी विभाग नहीं बताया। तो ये तो एजी को बताना चाहिए, जो एक्सपायरी दवा का कितना कीमत है, जो विसंगति है 17 लाख यूनिट का वो कितना है, उसकी क्या कीमत है। ऑनलाइन ट्रैकिंग जो 3.26 करोड़ रुपया जिस सर्विस के लिए हम खर्च किए विभाग ने किया, उसकी क्या उपयोगिता अभी प्रमाणित हो रही है। तो इन सब चीजों को तथ्यात्मक ढंग से उनको बताना चाहिए, तब इस बात पर उनका जवाब संतोषजनक लगेगा। देखिए, नियम ये कहता है कि जैसे दवा जब सरकार खरीदती है तो उसको डायरेक्ट नहीं भेजती है कंज्यूम करने के लिए, उस दवा का भी टेस्ट होता है कि उस लेवल स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है कि नहीं। जब वो टेस्ट रिपोर्ट आ जाता है तब वो दवा डिस्ट्रीब्यूट के लिए जाता है। लेकिन उसी के बाद नियम है कि जब ये सब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तभी भुगतान होगा, ठीक है। और ये जब 3 करोड़ रुपया से अधिक भुगतान कर दिया विभाग ने, इसका मतलब आप सभी प्रक्रिया को सही माने कि जो दवा कंपनी ने दिया वो दवा का एकदम क्वालिटी भी टनाटन था। नहीं, थोड़ा सा सुधार, 3.26 करोड़ रुपया जो है वो दवा कंपनी को नहीं दिया गया, वो सीधे कंपनी जो है जो ऑनलाइन दवा का मॉनिटरिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर सब है उसको दिया। उसके अलावा है कि मान लीजिए कि आप एक्सपायरी दवा का आप कह रहे हैं कि डाटा एंट्री गलत हो गया, एक्सपायरी दवा का नियम है कि हम जला देते गाड़ देते। अरे भाई, तो एक्सपायर क्यों हुआ ये पूछिएगा ना किसी से, कौन दोषी है, उस पर क्या किया विभाग कॉर्पोरेशन, क्या एक्शन लिया। हम खरीद लिए, सरकार मान लीजिए आज खुश हुई और बोली कि भाई राज्य के सारे लोगों को हम मुफ्त दवा देंगे, हम खरीद लिए। नहीं, तो उसका जवाब दिया है मंत्री ने। क्या उन्होंने कहा कि भाई उदाहरण दिया कि कोरोना के समय में जैसे बहुत सारी दवाइयां खरीदी गई, ठीक है, या फिर हम आज बहुत सारी दवाइयां खरीद रहे हैं, तो कुछ जरूरी थोड़े है कि समय तक जो है सब दवाइयां बढ़ ही जाएंगी। नहीं, जो इस्तेमाल नहीं हुआ। मंत्री जी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। आप दवा खरीद रहे हैं और वो एक्सपायर हो जाएगा, ये होगा ही। हम लोग भी दवा खरीदते हैं तो एक आध टैबलेट खर्च नहीं हो पाता है, वो 2-4-6 महीना के साल भर बर्बाद हो जाता है। सवाल वो नहीं है। इसमें जांच का ये बहुत बड़ा जांच का विषय ये है, अगर कोई दवा अगले जुलाई महीने में एक्सपायर होने वाली है और आप खरीद जो रहे हैं वो मई में खरीद रहे हैं, जून में, मतलब आपको एक्सपायरी के लिए 2 ही महीने का समय है। जबकि कोई भी दवा आप जब देखते होंगे तो आप देखेंगे कि भाई कितना उसका डिमांड है, लंबा 2 साल कम से कम उस किसी भी दवा का एक्सपायरी होता है नॉर्मल, मतलब सामान्य रूप से उसका एक मानक भी होगा। मानक है। तो आप 2 महीना बाद जो एक्सपायर होने वाली दवा है वो आप खरीद ले रहे हैं, आप जबकि उसका ड्यूरेशन 2 साल का है। तो 2 साल पहले जो वो कंपनी दवा बनाई तो वो आपको सप्लाई करते करते आपको 1 महीना, मतलब आप कह सकते हैं कि 23 महीना 22 महीना पहले की बनी हुई दवा हम खरीदेंगे तो वो एक्सपायर कम होगा ना। अब 2 महीना पहले बनी हुई दवा जब खरीदेंगे और उसका कंजम्पशन नहीं होगा तो वो एक्सपायर होगा। तो इसका क्या नियम कहता है, उसका पालन हुआ या नहीं हुआ। और दूसरी बात, जिस सॉफ्टवेयर कंपनी को पेमेंट हुआ कि भाई तुम्हारा काम है कि सरकार ने कितना खरीदा, कितना सही हुआ, बैच नंबर क्या है, कितना पेमेंट हुआ, कितना हॉस्पिटल में गया, तो वो तो कंपनी किया ही नहीं और आपने उसको फुल पेमेंट भी किया। तो ये क्या जानबूझ के इंटेंशनल है, वो एजी ने रिपोर्ट उठाया है। क्योंकि मान लीजिए कि बल्क में परचेस हुआ, पता होना चाहिए ना कि ये दवा इतने तारीख को एक्सपायर हो जाएगी, ये दवा का जांच रिपोर्ट आ गया है, किस हॉस्पिटल में कमी है, उसको पेमेंट हुआ और उसमें कोई एंट्री नहीं हुई। एजी ने कहा कि तब तो ये हुआ भी है कि नहीं हुआ हमको नहीं पता, आज कह रहे हैं ना आप एंट्री नहीं हुई, हम कह रहे हैं कि खरीदा ही नहीं गया और इसी वजह से एंट्री नहीं हुई।
तो ये है चलिए कागज। कुल मिलाकर के ये सारे सवाल हैं और ये सवाल उस संस्था के तरफ से उठाए गए हैं जिसकी ये जवाबदेही है, जिम्मेदारी है कि कहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। एजी के प्रारंभिक रिपोर्ट में ये सारी चीजें आई और उस पे जो है नेता प्रतिपक्ष ने एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो सवाल है उसको सकारात्मक तरीके से नहीं लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी इमेज मेकिंग से उसको जोड़ लिया। वो बार बार यह कहते रहे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका जो प्रतिष्ठा है धूमिल किया जा रहा है। सवालों से प्रतिष्ठा उनका धूमिल हो रहा है और यही वजह है कि वो अब धमकाने पर उतर आए हैं, नेता प्रतिपक्ष को धमका रहे हैं। लेकिन क्या है कि हम लोग जिस जगह पे हैं वहाँ से सवाल उठाना हमारा धर्म है और हम लोग लगातार वही काम कर रहे हैं। आगे आपको बताएंगे कि रिम्स में किस तरीके से रिएजेंट्स का जो खेल हो रहा है। रिएजेंट्स, इसको ऐसे समझिए कि आप जो दूर दराज से बहुत भरोसा करके जो सरकारी व्यवस्थाओं पर आप आते हैं और खून जांच, पेशाब जांच, थूक जांच, बहुत सारा इस तरीके का जो जांच होता है उसमें जो रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल होता है, जो कीट का इस्तेमाल होता है, उसमें किस तरीके का खेल रचा जा रहा है, करोड़ों का जो कारोबार है, वो भी आपको हम लोग जो है बहुत जल्द ही बताने जा रहे हैं। आप फॉलो अप लगातार देखते रहिए। स्वास्थ्य विभाग में लगातार जो गड़बड़ियां हो रही है उस पर हमारी नज़र है और हम लोग उस पर खबर दिखा रहे हैं। आप लोग लगातार जो है खबरें देखते रहिए, फॉलो अप से जुड़े रहिए। शुक्रिया।